Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bhimnir Ayurveda. My name is Nisha and I'm a holistic healthcare consultant. I have helped lot of people to reverse their diseases and disorders naturally. आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि बाईपास सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा हम इस सर्जरी को भी किस प्रकार से अवॉइड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि बाईपास शब्द का मीनिंग क्या होता है। मान के चलिए अगर किसी सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है या कंजेशन है, तो उस ट्रैफिक या कंजेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट वहाँ पे एक रोड बनाती है, बाईपास रोड, ताकि सिटी में जो ट्रैफिक है या कंजेशन है वो थोड़ा कम हो सके। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे शरीर में हृदय की तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेजेस निर्माण हो जाते हैं, तो ब्लॉकेजेस निर्माण होने की वजह से वहाँ पे रक्त प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए वहाँ पे जो सर्जरी की जाते हैं बाय यूजिंग ग्राफ्ट यानी कि नली, तो उसको बोला जाता है बाईपास सर्जरी। अब ये जो ग्राफ्ट है या नली है वो या तो हाथ में से निकाली जाती है या चेस्ट में से निकाली जाती है या पैर में से निकाली जाती है। कौन सी निकालनी है ये डॉक्टर का डिसीजन रहता है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है, बिकॉज दोनों में फ़र्क है। जब हाथ में से आर्टरी निकाल के सर्जरी की जाती है तब उसको आर्टरी बाईपास सर्जरी बोला जाता है, और अगर पैर में से वेंस निकाल के सर्जरी की जाती है तो उसको बोला जाता है वीनस बाईपास सर्जरी। अगर हार्ट की एक या दो ही आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो वहाँ पे मतलब वो आर्टरी नैरो हो जाती है, तो वहाँ पे डॉक्टर जो है स्टेंट डालते हैं। तो स्टेंट डालने की वजह से अभी वो आर्टरी जो है वो थोड़ा सा मतलब अपने साइज़ या शेप में आ गई है, तो उसकी वजह से अभी ब्लड फ्लो ठीक हो रहा है। तो स्टेंट डालने की प्रक्रिया को बोला जाता है एंजियोप्लास्टी। परंतु हार्ट की अगर तीनों आर्टरीज में अगर ब्लॉकेजेस है तो वहाँ पे एंजियोप्लास्टी नहीं की जा सकती, वहाँ पे बाईपास सर्जरी ही करनी पड़ती है। तो अगर मान के चलिए किसी की बाईपास सर्जरी हो चुकी है तो शुड दैट पर्सन बी टेंस फ्री, तो उस पर्सन को टेंशन फ्री रहना चाहिए। तो मेरा आंसर रहेगा बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज बाईपास सर्जरी के बाद के कॉम्प्लिकेशंस तो होते ही है, प्लस बाईपास सर्जरी करना इतना आसान नहीं होता है। अगर वो एक बार की गई तो दोबारा नहीं हो सकती। तो इसका कारण मैं आपको समझाती हूँ कि एक बार अगर बाईपास सर्जरी की गई तो वो दोबारा क्यों नहीं हो सकती। पहली बात तो बाईपास सर्जरी करने के लिए डॉक्टर्स लोगों को स्टर्नम काटना पड़ता है, स्टर्नम यानी कि छाती का बोन। फिर उसके बाद वहाँ की जो आसपास सेल्स है या टिश्यूज़ है वो काटनी पड़ती है। तो जब वो काटनी पड़ती है तब वहाँ पे खून बहता है और फाइब्रोसिस होने की बहुत ज़्यादा उसमें मतलब पॉसिबिलिटीज़ रहती है, और तब जाके डॉक्टर्स जो है हार्ट की तरफ पहुँच पाते हैं। और एक बार अगर स्टर्नम कट किया यानी कि छाती का बोन कट किया तो वो वीक हो जाता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, सर्जरी होने के बाद कई लोगों को कंप्लेंट्स रहती है, मतलब सारे लोगों को नहीं बट डिपेंडिंग ऑन उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है। तो कोई लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका किडनी ठीक से काम नहीं करता है, क्रिएटिनिन बढ़ गया है, तो उनको डायलिसिस पे भी रखना पड़ सकता है। कोई लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको मेमोरी का प्रॉब्लम हो रहा है, या कई बार स्ट्रोक होने के भी चांसेस लगे रहते हैं। इसके अलावा जो ग्राफ्ट लगाया जाता है, जो नली जो लगाई जाती है ताकि खून का प्रवाह ठीक से हो, उस नली में भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा मान के चलिए अगर किसी इंसान के आर्टरी में 60 to 70% ही ब्लॉकेजेस थे, तो वो 100% होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इट माइट हैपन कि वो 3 महीने में या 6 महीने में ही पूरा भर जाए। तो अगर सारे इसमें अगर ब्लॉकेजेस हो गए तो उसके बाद तो सर्जरी की ही नहीं जा सकती। सेकेंड टाइम सर्जरी करना बहुत रिस्की होता है। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स लोग एज पर माई नॉलेज नहीं करते हैं ये सर्जरी सेकेंड टाइम। चाहिए तो वो पेशेंट को एक्स्ट्रा मेडिसिन दे देते बट सर्जरी तो वो नहीं करते, बिकॉज पेशेंट की मृत्यु होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। तो ये हो गया
सर्जरी से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और दोबारा सर्जरी क्यों नहीं की जा सकती। अभी इसके अगला वाला स्टेप हम समझ लेते हैं। अभी इसके अगला वाला स्टेप जो है वो है ट्रीटमेंट। मतलब कि अगर बाईपास सर्जरी हो चुकी है तो बार बार कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, तो वो जो ब्लॉकेज है आर्टरी में, जो ब्लॉकेज निर्माण हुआ है वो एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम का बना रहता है। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम का जो ब्लॉक बना है, जो प्लेग बना है, वो दोबारा ना हो, तो इसके लिए डॉक्टर्स जो है पेशेंट्स को स्टैटिन्स पे रखते हैं। स्टैटिन्स नाम के मेडिसिन बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं इन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के पेशेंट या बाईपास सर्जरी के पेशेंट, या जिनमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हाई है। अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा होगा तो इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि स्टैटिन्स के दुष्परिणाम क्या क्या होता है। स्टैटिन्स एज पर माय अंडरस्टैंडिंग और जितना मैंने देखा है, इट्स नॉट अ सेफ मॉलिक्यूल, बिकॉज इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। स्टैटिन्स जो लोग खाते हैं उनको हमेशा हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, उनका हमेशा सर दुखता है, प्लस उनको बहुत ज़्यादा मसल पेन भी होता है। प्लस स्टैटिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देता है। एक बात समझिए कि कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी जितने भी शरीर में सेल्स है, जितना भी हमारा सेल्स है शरीर में, वो सारे जो है उसका जो मेम्ब्रेन है वो कोलेस्ट्रॉल से बनाया है। जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन्स है वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। अगर हम उसी का सिंथेसिस इनहिबिट कर देंगे या ख़त्म कर देंगे तो हमारे शरीर में बाकी प्रक्रिया में भी प्रॉब्लम आएंगी। तो इसके वजह से बहुत सारे लोगों को फिर कैंसर भी होता है एंड इनफर्टिलिटी के चांसेस बने रहते हैं। तो स्टैटिन्स इन माय ओपिनियन इज़ वेरी डेंजरस मॉलिक्यूल एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड। तो ये होगा एक स्टैटिन के बारे में, ये दिया जाता है ताकि फिर से कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखे एज पर एलोपैथी डॉक्टर्स। नाउ कमिंग टू सेकेंड थिंग, दैट इज़ ब्लड थिनर्स। तो पेशेंट को ब्लड थिनर पे भी रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके खून में जो गाढ़ापन है वो ना हो, क्योंकि खून अगर गाढ़ा होगा तो वहाँ से फिर से वो खून की गुठली पड़ेगी और स्ट्रोक होने के चांसेस बने रहते हैं। परंतु ब्लड थिनर्स एक ऐसा मेडिसिन है, इट डजंट नो वेयर टू स्टॉप, बिकॉज एक्सेस अगर ज़्यादा मात्रा में अगर ब्लड थिनर लिया जाता है तो उससे हमारे शरीर में हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और स्ट्रोक होने के चांसेस भी पूरे लगे रहते हैं। अगेन ये जो मेरा वीडियो है स्ट्रोक वाला, ब्रेन स्ट्रोक वाला, इसमें मैंने समझाया है कि ब्लड थिनर्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं एंड हाउ द सेम मेडिसिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग स्ट्रोक। अगली तरफ आते हैं कि मोस्ट ऑफ द ये जो बाईपास सर्जरी है वो उन पेशेंट में की जाती है जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, जो मोटे हैं, ओबीज है, जो अपने खान पान जिनका ख़राब है, ध्यान नहीं रखते, या तो फिर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट या डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। तो अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो अगेन उसको फिर से डायबिटीज़ के मेडिसिन पे रखा जाता है। वन थिंग प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डायबिटीज़ के जितने भी मेडिसिन है एलोपैथी के, इट डजेंट क्योर और ट्रीट द रूट कॉज। अगर ऐसा होता तो कोई भी डायबिटीज़ के पेशेंट को जो है मतलब आँखों की रोशनी चली जाती है ऐसे लोगों में, या उनके पैर काटने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि शुगर इज स्टिल देयर इनसाइड द बॉडी। तो ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत ही आसान सा एग्जांपल देती हूँ इस चीज़ का। मेटफॉर्मिन एक ऐसी एंटी डायबिटिक मेडिसिन है जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को दी जाती है, जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। तो ये मेटफॉर्मिन लेने के बाद मान के चलिए 6 से 7 दिन अगर पेशेंट ने खाई तो उसका शुगर लेवल नॉर्मल आने लगता है। तो वो पेशेंट खुश हो जाता है, अरे वाह मेरी शुगर तो 200 थी, 200 से अब भी वो 100 पे आ गई, तो दैट मीन्स मेडिसिन आर परफेक्ट, आई एम गुड, नाउ नथिंग टू वरी। परंतु क्या आपको पता है कि मेटफॉर्मिन किस प्रकार से काम करता है? मेटफॉर्मिन जो है वो शरीर की जो शुगर है वो इंटेस्टाइन में डंप करता है। तो ऑब्वियसली अगर ब्लड की शुगर चली गई है, अगर वो इंटेस्टाइन में डंप हुई है, तो जो आप मशीन से इस्तेमाल करते हैं शुगर की रीडिंग के लिए, तो उसमें तो वो नॉर्मली दिखाएगा, बट शुगर इज स्टिल देयर इनसाइड द बॉडी, इट हैज़ नॉट गॉन एनीवेयर। सो लाइक दिस, अगेन मेरे इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है कि डायबिटीज़ के जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द मेडिसिन है वो किस प्रकार से काम करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेडिसिन जो दिया जाता है अगेन आफ्टर द सर्जरी, वो है ब्लड प्रेशर की मेडिसिन।
हाई ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है, तो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो है वो हार्ट के फंक्शन को जो है स्लो डाउन कर देती है, हार्ट के फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है। सो अगेन इससे हार्ट की एफिशिएंसी पे भी परिणाम पड़ता है। तो इसलिए अगेन दिस इज़ समथिंग आई विल नॉट रिकमेंड, बट डू नॉट टेक एनी डिसीजन आफ्टर दिस वीडियो कि मैं एलोपैथी के सारे मेडिसिन बंद कर दूँ। नहीं, आपको इसके लिए आपके एलोपैथिक मेडिसिन का एलोपैथिक डॉक्टर्स का कंसल्टेशन प्लस आयुर्वेदिक डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आप नेचुरली ठीक होना चाहते हो तो ये हो गया पोस्ट सर्जरी कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सर्जरी का कॉम्प्लिकेशंस, सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स प्लस सर्जरी के होने के बाद जो मेडिसिन दिए जाते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स, तो इतना आसान नहीं होता है एंड इट कुड डिक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ अ पेशेंट। इसलिए माय रिकमेंडेशन इज़ कि अडॉप्ट आयुर्वेदा। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि आयुर्वेदा कैसे काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ओबीस लोग हैं या जो डायबिटीज़ पेशेंट या मोस्ट ऑफ द लोग जो है आजकल हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड खाने लग रहे हैं, या तो फिर कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं अरे मैं तो हमेशा दाल रोटी सब्ज़ी चावल खाता हूँ तो मुझे तो ब्लॉकेजेस हो गए नहीं। परंतु ये जो खाना है दाल रोटी सब्ज़ी चावल, मतलब जो भी आप खा रहे हैं, ये आप 12 ही महीने ऑल द सीजन्स नहीं खा सकते हैं। इसका छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ। जब मानसून होता है या बारिश का मौसम होता है या जब समर या गर्मी का मौसम होता है उस टाइम पे हमारी जो अग्नि है शरीर की वो काफ़ी कमज़ोर होती है, और अगर हम इस प्रकार का फास्ट फूड या हेवी खाना खाते हैं तो वो हमारे शरीर को पचता नहीं है, तो उससे जो है डाइजेशन ठीक नहीं होता और उससे जो है आयुर्वेदा के हिसाब से एक सब्सटेंस निर्माण होता है फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको बोला जाता है आमा यानी कि टॉक्सिन्स, और फिर यही आगे जाके हमारी हार्ट की आर्टरीज को चिपकता है और फिर आगे उसका में कैल्शियम डिपोजिशन भी होता है। तो इसलिए आयुर्वेदा कहता है कि हमेशा इंसान को अपनी अग्नि देख के सीज़न देख के खाना खाना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है आपकी अग्नि कैसी कौन से सीज़न में क्या खाना चाहिए तो प्लीज़ टेक अ हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा एक ऐसा ही एक लौता साइंस है जो अग्नि और सीज़न के हिसाब से मतलब पेशेंट को ट्रीट करता है। तो ये होगा एक उसका फर्स्ट एंगल। दूसरा चीज़ मैं समझाती हूँ, अगर मान के चलिए किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ चुकी है, तो कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन्स मैंने आपको अभी समझाया कि एलोपैथिक की मेडिसिन्स कैसे काम करती है, वो डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को ही कम कर देती है, इनहिबिट कर देती है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया कि कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर में क्या रोल है। हमारे हार्मोन्स उससे बनते हैं, हमारी हर एक सेल का मेम्ब्रेन उससे बनता है, तो वी शुड नॉट मेस अप विद दिस। तो आयुर्वेदा की जो मेडिसिन है वो क्या करती है, वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में बिल्कुल भी टांग नहीं लड़ाती है। तो ये मेडिसिन कैसे काम करती है? पहली बात तो ये ऐसी मेडिसिन होती है जो आपकी अग्नि ठीक करती है, आपका डाइजेशन ठीक करती है। और अगर मान के चलिए कई ब्लॉकेजेस है कहीं आर्टरीज में, तो आयुर्वेदा में ऐसी मेडिसिन है जो नेचुरली उसको पिघालने की क्षमता रखती है। सो दिस इज़ हाउ आयुर्वेदिक मेडिसिन वर्क। उसके अलावा अगर किसी पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो अगेन हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ऐसी रहती है जो हृदय को ताकत देती है, स्ट्रेस कम करती है, अगर स्ट्रेस की वजह से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो दिस इज़ हाउ आयुर्वेदिक मेडिसिन वर्क, एंड इफ़ यू फॉलो आयुर्वेदा देन आपको सर्टेनली कभी लाइफ में इस प्रकार की बाईपास सर्जरी करने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए आयुर्वेदा को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली। थैंक यू सो मच।